गति। विचार करें कि आपके पास एक साइकिल है और आपके दोस्त के पास कार है। यदि आप और आपका दोस्त एक ही समय पर एक ही स्थान से स्कूल के लिए जाना शुरू करते हैं, तो आपको क्या लगता है पहले स्कूल कौन पहुंचने वाला है? निश्चित ही आपका दोस्त पहले पहुंचेगा, क्योंकि उसका वाहन आपके वाहन से अधिक तेज है। दूसरे शब्दों में, कार की गति साइकिल की गति से अधिक होती है। आइए हम गति को परिभाषित करते हैं। गति को प्रति इकाई समय में बॉडी द्वारा तय की जाने वाली दूरी से परिभाषित किया गया है। इन दिनों यातायात की स्थिति के कारण कोई भी व्यक्ति एक समान गति से आगे नहीं बढ़ सकता है। आपकी गति हाईवे पर अधिक होती है, जबकि रेड लाइट के करीब गति धीमी पड़ जाती है। इस स्थिति के लिए हम औसत गति को तय की जाने वाली कुल दूरी को दूरी तय करने में लगने वाले समय से भाग दिया जाता है। गति की इकाई गति के SI इकाई सेकंड प्रति मीटर है, या m/s रूप में ऐसे प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसे ms/s लिखना गलत है। हमेशा विलक्षण रूप में लिखा है और बहुवचन रूप में नहीं लिखा है। गति का मापन। यदि आपको दूरी और लगने वाला समय ज्ञात है, तो आप फॉर्मूला का उपयोग करके गति को माप सकते हैं। गति के मापन की अवधारणा को समझने के लिए हम घूमती गेंद की गति का पता लगाने के लिए एक गतिविधि करते हैं। एक गेंद, एक मापने वाला टेप, एक स्टॉपवॉच और खेल के मैदान में खेलने के लिए अपने एक दोस्त को साथ ले लें। गेंद के घूमने से लेकर उसके रुकने तक का समय नोट करने के लिए अपने दोस्त से कहें। मैदान पर एक रेखा या चिन्ह लगाएं। गेंद को इस चिन्ह या रेखा की ओर धीमे से फेंकें या जमीन पर ढलका दें। जब गेंद रुकने पर आए तो उस स्थिति को चिन्हांकित कर दें। अब दो चिन्हांकन के बीच की दूरी का माप करें, जो गेंद द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। स्टॉपवॉच में समय देखें। दी गई तालिका में दूरी और समय का मान रखें तथा फॉर्मूला का उपयोग करके गति की गणना करें। इन दिनों गति का पता लगाने के लिए स्पीडोमीटर जैसे कई उपकरण विकसित हो गए हैं तथा ओडोमीटर, जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को बताता है। स्पीडोमीटर गति को किलोमीटर प्रति घंटा में मापता है, न कि मीटर प्रति सेकंड में। समय का मापन। प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों ने समय की गणना करने के लिए धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, मोम घड़ी इत्यादि जैसे उपकरण विकसित किए थे। आइए हम पुराने समय के समय दिखाने वाले उपकरणों की कार्य प्रणाली को समझते हैं। धूप घड़ी में एक डायल और ज्यामितीय आकृति कही जाने वाली लंबवत छड़ी होती थी। दिन के विभिन्न समयों पर अलग अलग स्थितियों में छाया दिखाकर सन डायल काम करता था। समय के मापन हेतु जंतर मंतर पर एक बड़ा मॉडल बनाया गया था। हालांकि सन डायल बहुत सही समय बता सकता था, लेकिन इसके मुख्य दोष निम्नलिखित थे। इनका इस्तेमाल सिर्फ दिन के समय में ही किया जा सकता है। बादल छाए रहने पर इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सनडायल के सीमित परिणामों से परेशान लोगों ने जल घड़ी का सहारा लिया। सबसे आसान जल घड़ी में छोटी छेद वाली कटोरियां होती थी। जैसे ही कटोरियों में भरा पूरा पानी निकल जाता था, तो यह माना जाता था कि समय एक अंतराल बीत गया है। पुराने समय में आर ग्लास का इस्तेमाल भी किया जाता था। यह दो गोल कांच के बल्ब से बना होता था, जिन्हें जोड़ने के लिए इनके बीच में पतला कांच होता था। जब आर ग्लास का ऊपरी भाग नीचे हो जाता था, रेत के कणों की मापन मात्रा ग्लास के बल्ब के ऊपर से नीचे की ओर गुजर जाती थी। ऊपर से नीचे तक रेत के कणों द्वारा दूरी तय करने में लगने वाले समय को 1 घंटा माना जाता है, जैसे कि हम आजकल दीवाल घड़ी, कलाई घड़ी और डिजिटल घड़ी में मानते हैं। सभी घड़ियां कुछ या अन्य सामयिक गति को दर्शाती हैं। एक सबसे विख्यात सामयिक गति साधारण पेंडुलम है। साधारण पेंडुलम
हेवी मॉस का एक तंत्र है जिसे निश्चित हुक से स्ट्रिंग के माध्यम से लटके बॉब हैंगिंग के रूप में जाना जाता है। यह गति को दर्शाता है। केंद्र O जहां बॉब विश्राम लेता है उसे पेंडुलम की माध्य स्थिति कहा जाता है। वहीं जहां बिंदु A व B होते हैं उसे उच्च स्थिति कहा जाता है। शीर्ष बिंदु का अर्थ है कि बॉब इन दो बिंदुओं के आगे नहीं जा सकती है। जब बॉब O से A की ओर बढ़ती है और फिर A से B की ओर बढ़ती है और फिर B से A की ओर वापस आती है तो हम कहते हैं कि इसे एक स्पंदन पूरा कर लिया।